अब हम पढ़ेंगे कविता। आपके सिलेबस में कविदेव ने बहुत सी ऐसी चीजें जैसे दूध, दही, संगमरमर का पत्थर, ये जो सफेद रंग की चीजें हैं, इन्हीं से ही किसी ना किसी चीज की तुलना कर दी है और इसकी तुलना करते हुए बड़ा ही सुंदर मार्मिक चित्रण किया है। देखिए किस तरह से। आइए शुरू करते हैं। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। इन दो पंक्तियों के बारे में पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद हम शब्दार्थ करेंगे और उसके बाद हम इसके सरलार्थ के बारे में यानी इसकी हिंदी करेंगे। इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सुनिए पहले इस दो लाइनों में बता क्या रखा है। इन दो पंक्तियों में कवि देव ने कहा कि जब मैं आसमान में देखता हूं तो आसमान बिल्कुल सफेद नजर आ रहा है। यह सफेदी चांद की चांदनी के कारण ही है और उस आसमान में कवि देव को राधा का महल नजर आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे राधा का महल की जो दीवारें हैं संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई है जो कि सफेदी होती हैं, और दही का समुद्र बहुत तेजी से हिलोरे ले रहा हो, जैसे उछल रहा हो, यानी वो भी दही भी बहुत सफेद होती है, इसी वजह से उसको ऐसा लग रहा है। तो कवि देव ने दही की तुलना और संगमरमर की तुलना की है किसी चीज से। तो आइए उसी को पढ़ते हैं हम। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। पहले हम इनके शब्दार्थ को समझेंगे, फिर हम इसकी हिंदी को पढ़ेंगे। तो ये है इसके शब्दार्थ। फटिक मतलब संगमरमर, सिलानी मतलब पत्थर, सो मतलब वह, सुधार्यो मतलब बना हुआ है, सुधा मतलब राधा, मंदिर मतलब महल। तो इस पूरी लाइन की हिंदी क्या बनी कि राधा का महल संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। राधा का महल संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। उदधी मतलब समुद्र, दधी मतलब दही, सो का अर्थ वही पहले वाला वह, अधिकाई मतलब अत्यधिक, उमगे मतलब हिल्लोरे लेना और अमंद मतलब तेजी से। तो इसकी हिंदी क्या बनी कि कवि देव जब आसमान में देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे दही का समुद्र अत्यधिक तेजी से हिल्लोरे ले रहा हो। एक बार मैं फिर से करवा देता हूं कि जैसे दही का समुद्र अत्यधिक तेजी से हिल्लोरे ले रहा हो। हिल्लोरे लेना मतलब उछल रहा हो, तो अत्यधिक तेजी से उछल रहा हो। इन दोनों लाइनों की हिंदी एक बार इकट्ठा फिर से सुन लीजिए कि संगमरमर के पत्थर से राधा का महल बना हुआ है और आसमान में देखने से कवि देव को ऐसा लगता है जैसे दही का समुद्र अत्यधिक तेजी से हिल्लोरे ले रहा हो। बाहर ते भीतर लो भित्ती न दिखाई देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। अब पहले इन दो लाइनों में क्या बता रखा है यह सुन लीजिए। जिस तरह से एक बल्ब होता है, बल्ब दो तरह के होते हैं, एक तो सफेद कलर का और एक ट्रांसपेरेंट होता है यानी विदाउट कलर। तो सफेद कलर का जो बल्ब होता है उसमें आर पार नहीं दिखाई देता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ही सफेद होता है जिसके कारण उस आर पार नजर नहीं आता। ऐसे ही एक ट्रांसपेरेंट बल्ब होता है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं और हमें दिख भी जाता है, उसके अंदर का भी दिख रहा होता है और उसके पार भी दिख रहा होता है क्योंकि वो पारदर्शी होता है। ठीक ऐसे ही राधा के महल की जो दीवारें हैं वो बहुत ज्यादा सफेद है और उस सफेदी के कारण ही बाहर से अंदर तक का नजर नहीं आ रहा। अगर वो विदाउट कलर होता यानी कि बिल्कुल ही सफेद होता यानी पारदर्शी होता तो हमें बाहर से अंदर तक का नजर आ जाता, लेकिन वो चांदनी रात के कारण बहुत ज्यादा सफेदी छाई हुई है जिसके कारण बाहर से अंदर तक की दीवारें नजर नहीं आ रही। तो इस लाइन में यही बता रखा है। और अगली लाइन में दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, कि राधा के महल का जो आंगन है वहां पर कालीन बिछा हुआ है। कालीन कैसा है? दूध की झाग का। दूध की झाग जैसे सफेद रंग की होती है और वैसा ही कालीन वहां पर बिछा हुआ है। ये तो आपने पहले इन दो पंक्तियों के बारे में सुना। अब हम इसके शब्दार्थ को समझेंगे, फिर एक बार इसकी हिंदी को समझेंगे, उससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है इसके शब्दार्थ। बाहर तो आप जानते ही हैं, भीतर मतलब अंदर, लो मतलब तक और उससे पहले ते आया हुआ था, ते का मतलब होता है से, बाहर से अंदर तक, भित्ती मतलब दीवार, न मतलब नहीं, दिखाई मतलब दिखाई दे रही। तो इस पूरी लाइन की हिंदी क्या बनी? कवि देव राधा के महल के बारे में बताता है कि वहां बाहर से अंदर तक की दीवारें नजर नहीं आ रही या दिखाई नहीं दे रही। क्या कहता है कि बाहर से भीतर तक यानी अंदर तक की दीवारें नजर नहीं आ रही। ये कवि देव कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ कवि देव ने अपना नाम लिख दिया है। तो कवि देव कहते हैं कि बाहर से अंदर तक की दीवारें नजर नहीं आ रही हैं। दूध कोसो फेन, फेन मतलब होता है झाग, और फैल्यो मतलब फैला हुआ है। आंगन राधा के महल का आंगन, और फरस बंद मतलब होता है कालीन या फर्श बंद भी कहते हैं इसे। तो इस लाइन की हिंदी क्या बनी कि राधा के महल का आंगन में फर्श बंद बिछा हुआ है। फर्श बंद यानी कालीन बिछा हुआ है, वह बिल्कुल दूध की झाग के समान है। अर्थात फिर से देख लीजिए इसको कि राधा के महल के आंगन में जो कालीन बिछा हुआ है वह दूध की झाग के समान है। अर्थात दूध की झाग का कालीन बिछा हुआ है। अगली दो लाइन देखिए। तारा सी तरुणी तामे ढाडी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलो मलिका को मकरंद। अब इन दो लाइनों में क्या बता रखा है पहले आप यह सुन लीजिए कि राधा के महल के आंगन की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले ही। तो वहां यानी आंगन में राधा खड़ी हुई
तारों के समान झिलमिला रही है। जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं वैसे ही राधा वहां खड़ी हुई, उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि वो झिलमिलाती हुई नजर आ रही है। अगली लाइन में बता रखा है कि राधा की वजह से ही मोतियों को प्रकाश मिल रहा है। मोती अक्सर लाइट में ही चमकते हैं, लाइट में उनका रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण वो हमें चमकते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि जो राधा वहां खड़ी हुई, इतनी सफेदी यानी इतनी चमक है उसमें कि वह चमकती हुई मोतियों को भी प्रकाश दे रही है। और जो मलिका को खुशबू मिली है, मलिका एक फूल का नाम है, मलिका को जो खुशबू और जो सफेदी मिल रही है वह भी राधा की वजह से ही मिल रही है। पहले हम इन दोनों लाइनों के शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर हम इसकी हिंदी के बारे में बात करेंगे। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। तारासी मतलब तारों के समान, तरुणी मतलब युवा स्त्री, युवा स्त्री यहाँ पर राधा है इसीलिए तरुणी यहाँ राधा के लिए आया है। तामे मतलब वहां पर मतलब ऊपर जो आया था आंगन में, तो आंगन में। ठाड़ी मतलब खड़ी हुई है, झिलमिली मतलब चमक रही है, झिलमिला रही है। अब इसके हिंदी के बारे में बात करते हैं कि राधा वहां पर खड़ी हुई यानी आंगन में खड़ी हुई तारों के समान झिलमिला रही है। इस लाइन की एक बार फिर से देख लीजिए कि राधा यानी तरुणी युवा स्त्री वहां पर खड़ी हुई तारों के समान झिलमिला रही है, चमक रही है। अब अगली लाइन को देखिए। मोतिन की ज्योति, मोतिन मतलब मोती को, ज्योति मतलब प्रकाश, मिलो मतलब मिलता है, मलिका मतलब एक फूल का नाम है, और मकरंद मतलब होता है खुशबू। इस लाइन की हिंदी क्या बनी कि राधा की वजह से ही मोती को प्रकाश मिलता है और मलिका फूल को खुशबू मिलती है। इन दोनों लाइनों की हिंदी एक बार इकट्ठी फिर से सुन लीजिए। वहां पर यानी आंगन में राधा खड़ी हुई तारों के समान झिलमिला रही है और राधा की वजह से ही मोतियों को प्रकाश मिलता है और मलिका फूल को खुशबू मिलती है। अब हम अंतिम दो लाइनों के बारे में पढ़ लेते हैं। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगई, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यहां कवि देव ने बताया है कि राधा दर्पण जैसे आकाश में उज्जवल लग रही है, अर्थात चमकती हुई सी लग रही है। अंतिम पंक्ति में कवि ने कहा है कि राधा का प्रतिबिंब चांद लग रहा है। अक्सर कवि उल्टा बताते हैं कि चांद का प्रतिबिंब राधा लग रही है, यानी चांद जैसी राधा लग रही है, लेकिन यहाँ कवि देव ने उल्टा कर दिया है, यानी राधा का प्रतिबिंब चांद लग रहा है। यहाँ राधा की सुंदरता चांद से कहीं ज्यादा बताने के लिए कवि ने ऐसा कहा है। तो एक बार हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर हम इसकी हिंदी की ओर बढ़ेंगे। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। आरसी मतलब दर्पण, अंबर तो आप जानते ही हैं आकाश, और आभा मतलब चमक, और उजारी मतलब उज्जवल, और लगई मतलब लग रही है। तो इस पूरी लाइन की हिंदी क्या बनी कि दर्पण जैसे आकाश में राधा चमकती हुई उज्जवल प्रतीत हो रही है। राधा दर्पण जैसे आकाश में चमकती हुई उज्जवल प्रतीत हो रही है। अंतिम पंक्ति देखिए। प्यारी राधिका, राधिका यानी राधा, प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई, और सो मतलब वह, चंद मतलब होता है चांद, और लगत मतलब लग रही है। तो प्यारी राधिका का प्रतिबिंब यानी परछाई चांद लग रहा है, चांद प्यारी राधिका का प्रतिबिंब लग रहा है यानी परछाई लग रहा है। इन दो लाइनों की हिंदी फिर से सुन लीजिए। आरसी से अंबर अर्थात राधा दर्पण जैसे आकाश में चमकती हुई सी उज्जवल लग रही है, अर्थात चमक रही है, और प्यारी राधिका का प्रतिबिंब यानी परछाई चांद लग रहा है, चांद प्यारी राधिका का प्रतिबिंब लग रहा है।